कि और इसके 2 में भी जो उन्होंने डबल किया है 90% भारत सरकार बियर कर रही है। और पिछले ऐवान में आपको बता दूं कि यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने कमिट किया थी गवर्नमेंट इज एम्बार्किंग ऑन ए पॉलिसी कि इनको फेज्ड मैनर में रेगुलराइज किया जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आई थिंक हिमाचल ऑल्सो 5 स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने इनको रेगुलराइजेशन पॉलिसी अनरोल की है। तो मेरा सबमिशन है, क्या लद्दाख के पैरामीटर पे आप इनकी तनख्वाह डबल करेंगे या ना करेंगे? और बाकी स्टेट्स ने जैसे किया है, आप एक फेज्ड रेगुलराइजेशन पॉलिसी एनएचएम वर्कर्स के लिए लाएंगे कि नहीं लाएंगे? हमारी ओर से पूरा मैं आपको आश्वासन दिलवाऊंगा, पूरे हाउस की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। यू गो हेड, और जहां भी आपके साथ जाना होगा हम चलेंगे। ये वो लोग हैं जिनके एक जिसे कहते हैं बेसिक से दो फ्रंट लाइन वर्कर्स, और दूर दराज क्षेत्रों में जहां स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा, चाहे मेडिक्स हैं चाहे पैरामेडिक्स, ये हेल्थ फॉर ऑल के मिशन को, सरकार के मिशन को कायम रख रहे हैं। मेरा हम्बल सजेशन है कि आप इसमें एक्ट करें। मैडम आप बैठे, आप बैठे, बैठिए ना। ये आपने कुछ कहना है इनके जवाब में? हाँ, बोलिए। सर, ये जो ऑनरेबल मेंबर ने कहा है, मुझे खुशी हुई है कि इन सब का कंसर्न है, और एनएमएच में जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं उनकी तनख्वाह जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनसे बहुत कम है, उनका जो ऑनरेरियम दिया जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगी फिर भी कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम, या रेगुलराइजेशन का इनका मसला है या इनकी सैलरी बढ़ाने का मसला है। हम ज़रूर लिखेंगे, हमने कई बार लिखा है, मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ हम फिर लिखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, चाहे वो रेगुलराइजेशन का मसला हो चाहे इनकी सैलरी का मसला हो। और मुझे उम्मीद है कि आप भी वहाँ मदद करेंगे जैसे आपने कहा है। मैं आज ही सेक्रेटरी को हिदायत दे दूँगी कि वो एक नोट फिर से बनाएं और भेजें, हेल्थ मिनिस्टर जो है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, उनको भेजें, ताकि ऑलरेडी गए हुए हैं और रिमाइंडर दे देंगे ताकि इनकी मदद किस तरह हो सके। हम अपनी तरफ से लिखेंगे ज़रूर और कोशिश करेंगे ताकि इनकी मदद हो सके। मिस्टर निजामुद्दीन भट्ट साहब, नहीं, सर, क्यों नंबर 10 हो गया। देखिए ना रमेश्वर सिंह जी, डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात सुनो। सवाल ये है कि मसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हल करना है, स्टेट लेवल पर इसका ना, सुनो मेरी बात। अब इन्होंने क्लियर कहा है कि दे विल टेक इट अप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब आप क्या सवाल पूछेंगे? एनआरएचएम के जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू और उधमपुर, सबको एज पर सैलरी मिल रही है, लेकिन इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं मिल रही। इनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है। बाकी हर जगह जम्मू में मिल रही है, जम्मू और उधमपुर में नहीं मिल रही। दूसरी चीज सर, जो मैंने पहले भी कही थी, टर्मिनेशन पीरियड जनवरी से लेके जून तक का एनआरएचएम एम्प्लॉइज का है, जिसकी सैलरी अभी तक रिलीज नहीं हुई है। मैं ये 2 चीजें मैम के नोटिस में लाना चाहूंगा। मैं अच्छा, बैठिए आप। हाँ, 6 के बारे में इन्होंने जो बात की है, मैं ज़रूर चेक करूंगी क्या मसला है। लेकिन इनका कंसर्न है क्योंकि ये खुद इस डिपार्टमेंट में रह चुके हैं, इन्होंने खुद इस डिपार्टमेंट में काम किया है, तो इनकी सजेशंस कभी कभार आ जाते हैं क्योंकि इनका तजुर्बा है इस डिपार्टमेंट में। और जो इन्होंने सैलरी कहीं पे रुकी हुई इसकी बात की है, वैसे हमने सैलरी तो ऑलरेडी छोड़ी हुई है, लेकिन अगर कुछ होगा इस तरह का मैं ज़रूर इसको चेक करूँगी। निजामुद्दीन भट्ट साहब। सर, क्यों नंबर 10 मिनिस्टर इन चार्ज सोशल वेलफेयर। सर, ये स्कीम्स की लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, तो पड़ा हुआ तस्वीर के इसका नाम ये भी है अबाउट सोशल वेलफेयर की। चलिए सर, ठीक है। सवाल सर, स्कीम्स जो सोशल वेलफेयर में है इज द मोस्ट सेंसिटिव डिपार्टमेंट, अपलिफ्टमेंट के लिए, केयर के लिए और सोसाइटी को एम्पावर करने के लिए वीकर सेक्शंस खास तौर या विक्टिम्स ऑफ वायलेंस या दूसरे सेक्शंस अंडर प्रिविलेज्ड। सर, ये स्कीम्स एप्लीकेबल है नेशनल लेवल पे, लेकिन 2-3 स्कीम्स का मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से, whom I see not as minister concerned but a concerning minister, एक स्कीम है सक्षम। इसमें तजवीज़ है इस साल के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स के अपग्रेडेशंस की। कुछ तजवीज़ है 202 सेंटर से अपग्रेड करने वाले हैं। बांडीपोर के लिए है कुछ एक ये स्कीम। दूसरा बाल विद्यालय,
इसमें भी अपग्रेडेशन 445 सेंटर्स की तजवीज़ है डिपार्टमेंट के पास फॉर ईयर 2025। उसमें भी बांडीपोर को कंसिडर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तीसरा है लाडली बेटी, which has not been made applicable to Bandipur. I would like to know reasons for that. वहाँ अंडर प्रिविलेज क्लासेस ही हैं ज़्यादा। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा प्रोसीजर्स के बारे में, जब पहले इस सवाल का जवाब मिले बाद में दूसरा सवाल पूछूंगा। सर, ये जो ऑनरेबल मेंबर साहब ने एक सक्षम स्कीम के बारे में पूछा है, हर स्कीम का इन्होंने यही कहा है कि बांडीपोरा इसमें कवर होता है कि नहीं होता है। अब जो स्कीम बनाई गई, जो नंबर इन्होंने बताया है, उसमें मैं चेक करूंगी कि बांडीपोरा इसमें है या नहीं है। लेकिन जहां तक लाडली बेटी का सवाल है, लाडली बेटी जो है वो पहले सिर्फ 8 डिस्ट्रिक्टों में जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुई थी, बाकी डिस्ट्रिक्टों में अभी लागू नहीं हुई थी। जब बाकी डिस्ट्रिक्टों को भी इसमें डालेंगे तो ज़रूर बांडीपोरा को भी उस टाइम जो है कंसिडर किया जाएगा। फिलहाल ये टोटल 8 डिस्ट्रिक्टों में है, बाकी डिस्ट्रिक्टों में नहीं है। सिर्फ बांडीपोरा ही बाहर नहीं है, बल्कि काफ़ी और डिस्ट्रिक्ट्स है। लेकिन जब उनके लिए प्रपोजल बनेगा, उनको कंसिडर किया जाएगा, बांडीपोरा को भी ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। मेरा दूसरा सवाल है, जितनी भी स्कीम्स है सर, एवरीबडी इज कंसर्न, प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा, वीकर सेक्शंस का मामला है। मैं नहीं समझता जितने प्रोसीजर्स प्रोवाइड किए गए हैं फॉर ए स्मॉल रिलीफ फॉर ओल्ड एज, अंडर प्रिविलेज्ड या अदर एबिलिटी पर्सन्स या चिल्ड्रन या वीमेन विडोज, आईएएस के लिए भी इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर नहीं है टू अंडरगो सम काइंड ऑफ वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। मेरी गुजारिश रहेगी कि एक तो एफिडेविट का मामला है जिसमें फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, क्या बूढ़ा जाएगा ढूंढते मैजिस्ट्रेट, दूसरा डेट ऑफ बर्थ का, पहले ज़माने में होता नंबरदार चौकीदार लिख के देता था। आज मेडिकल बोर्ड में जाओ, 1000 रुपये की पेंशन लेनी है, 20,000 का साल में कहीं लेना है फाइनेंशियल असिस्टेंस या स्कॉलरशिप लेना है। These procedures, will these be seen and made easier? एक तो वो, दूसरा delays in disbursement और नॉन प्रोविजन ऑफ फंड्स। जैसे मेरे बांडीपोर में दोनों चीजें, इनको दूर करने की जरूरत है। तीसरा माइनॉरिटी कम्युनिटीज कंपोनेंट जो है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी फॉर जम्मू एंड कश्मीर? आप तो बहुत लंबा कर रहे हैं, आप पूछिए क्या क्या। सर, ये महकमा जो है ये एक अहम महकमा है। अगर मैं मानूं कि सबसे अहम महकमा सोशल वेलफेयर है, जो गरीबों तक पहुंचता है, नादारों और मिस्किनों तक पहुंचता है। एक तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहूँगा कि 4-4, 5-5 महीने ओल्ड एज पेंशन जो है वो, या दूसरे पेंशन जो है वो विडो पेंशन, वो नहीं दिया जाता है। अगर 1000 रुपये 1200 या 1500 के लिए उनको बेचारों को 6-6 महीने इंतजार करना पड़े, इसकी क्या वजह है? दूसरा, मेरा गुरेज सर जो है ये फार्मूला, मैंने पिछली बार भी इनको बताया था और इन्होंने कहा कि गुरेज से आदमी को लाना पड़ता है बांडीपोरा में उनको बेचारों को मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। पहले एक प्रोसीजर था, पहले भी मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट, लेकिन गुरेज के लिए इन इलाकों के लिए जो है बीएमओ को एथराइज किया गया था कि कंसर्नेट बीएमओ। हालांकि बीएमओ से लेने के लिए भी जो तिलेल से आता है बेचारा, उसको भी रुपया 500-600 दे के वहां पहुंचना पड़ता है, या कोई हैंडीकैप्ड है, ये मुश्किल है बांडीपोरा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से 2 चीजें पूछना चाहूंगा, क्या आप बीएमओ गुरेज को एथराइज करेंगे ये मेडिकल सर्टिफिकेट देने के लिए? और दूसरा, क्या कैंपस करेंगे इन दूर दराज इलाकों में, अवेयरनेस कैंपस जो और ये कैंपस की वहां ही जाके देखें कि कौन नादार है, कौन इसके मुस्तहिक है ओल्ड एज के लिए, और विडो कौन है, उसको हम पेंशन दे सके। क्या वो ये करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब? बांडीपोरा सर, जो निज़ामुद्दीन भट्ट साहब ने जिक्र किया है, वाकई में बहुत स्कीम्स हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जिनका ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। मैं ऑनरेबल मेंबर्स से भी गुजारिश करूंगी, मैं लिखूंगी इनको कि क्या क्या स्कीम है जिससे लोग फ़ायदा ले सकते हैं, ताकि ये भी अपने एरियाज़ में उसका जो है ज़िक्र करें। जहाँ तक निज़ामुद्दीन साहब ने कहा है कि फॉर्मेलिटीज़ बहुत है, यही सर्टिफिकेट डालनी पड़ती हैं, वो सर्टिफिकेट, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज सर्टिफिकेट तो आपको देना ही है
और अगर आप एज सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो ऐसे लोग सामने आएंगे जो डिज़र्व नहीं करते हैं। उसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है, उसमें आपका आधार कार्ड और एज सर्टिफिकेट जो है, ओल्ड एज पेंशन की मैं बात कर रही हूँ, इसी तरह विडो पेंशन की बात कर रहे हैं, उसमें विडो सर्टिफिकेट और ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है उसमें। और अब ये जो प्रोसेस है अभी ऑनलाइन है, अब ये कोई घर में बैठ के अप्लाई नहीं कर सकता है कि उसको पेंशन या विडो पेंशन या ओल्ड एज पेंशन मिले। और इनका अपना अपना जो है क्राइटेरिया है स्कीम्स का, जैसे एक नॉप्स है उसका अलग क्राइटेरिया है, ISSS है उसका अलग क्राइटेरिया है। जहाँ तक ऑनरेबल मेंबर नज़ीर साहब ने बात की है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने पिछली बार भी ये सवाल किया था यहाँ पे कि ऑन स्पॉट जो है BMO वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो दे वहाँ पे। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसीलिए इसके 4-5 डॉक्टर्स रखे गए ताकि वो सिर्फ डिसेबिलिटी के लिए ये। एक सेकंड जरा जवाब सुन लीजिए। मैंने इसके बाद तो जो सुनो ना मिनिस्टर साहब की, जो ये आपका आएगी ना, ये उसका सवाल का जवाब दे रही है। सर ये जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दी जाती हैं, मैंने पिछली बार भी कहा है, इसमें डिसेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, क्योंकि BMO हर डिसेबिलिटी को चेक नहीं कर सकता है। अगर खुदा न खास्ता आँखों की कोई डिसेबिलिटी हो या कोई आर्थो रिलेटेड हो या इसी तरह किसी अलग डॉक्टरी से कंसर्न जो रिलेटेड डिसेबिलिटी हो, वो सर्टिफिकेट कोई और डॉक्टर नहीं दे सकता। इसीलिए 4 डॉक्टर्स को मुकर्रर किया गया है। अब इनका खदशा ठीक है, दूर दराज इलाका है, मुश्किल आना होता है बांडीपोरा उनको, मैं इनका कंसर्न समझती हूँ। और इसमें देखते हैं हम क्या आसान तरीका निकल सकता है, लेकिन एक डॉक्टर नहीं दे सकता ये सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी की, क्योंकि वो 4 डॉक्टर बैठते हैं, वो हर एक डॉक्टर अपना अपना कंसर्न जो है उसको चेक करता है, उसके मुताबिक वही दे सकता है, दूसरा डॉक्टर नहीं दे सकता है। अब इनका कंसर्न दूर दराज इलाका है, बांडीपोरा जाना पड़ता है, मैं समझती हूँ रोड भी अक्सर बेशतर बंद रहते हैं। इसके लिए हम क्या वाया मीडिया निकालेंगे वो मैं कोशिश करूंगी, ताकि एक दिन जो है डॉक्टर वहां पे जाए, नज़ीर साहब उसमें मदद करें, लोगों को कन्वे करें कि आज के दिन साल में 1 बार या 2 बार जब भी जाना होगा वहां पे जाएं, और जिसको अप्लाई करना होगा, जिसको सर्टिफिकेट लेनी होगी, वो वहां आके अप्लाई करे, मांगे। और दूसरा ये ऑनलाइन है, अब कोई घर पे बैठ के आप डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते हो, ना आप घर पे ये डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो जहां तक इन्होंने अवेयरनेस कैंप की बात की है, अवेयरनेस कैंप जो है वो डिपार्टमेंट अक्सर बेशतर जो है डिपार्टमेंट दूर दराज इलाकों में अवेयरनेस कैंप करते हैं। और मैंने पहले ही हिदायत दी है, जो कंसर्न MLAs हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन एरिया के जब भी अवेयरनेस कैंप हो उनको ज़रूर लिखें, उनको भी बुलाएं, ताकि वो भी उस अवेयरनेस कैंप में आए, वहाँ पे भी स्कीम्स का जो है अवेयरनेस हो जाए और लोगों को पता चले कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में क्या क्या स्कीमें चल रही हैं। खुर्शीद अहमद साहब, नहीं, इट इज टू मच नाउ, इट इज टू मच। नो, बाकी क्वेश्चन की जगह पर बाकी क्वेश्चन भी है। नो क्वेश्चन। खुर्शीद साहब पूछे सवाल, आप पूछे सवाल। सर AQ नंबर 466। नाउ मिनिस्टर इन चार्ज ट्राइबल अफेयर्स। हो रहा था, आज क्यों नहीं होगा? आज कौन सा कानून चेंज हो गया? सर AQ नंबर 466। AQ number It 466. says that the construction of work of ST No question. No at question. Mahor was started in the year 2009-10 at a cost of 96 point. पूछे सवाल, आप It पूछे सवाल। was further revised to आप तशरीफ रखिए नजीर साहब। अन्य दीजिए आप पढ़िए। and the work continued till 2018-19. The balance work like construction of boundary wall and the allied works has also been completed during the financial year. लंबा जवाब है, जवाब लंबा है। Most of the work has been completed, having 50 bedded capacity to accommodate 50 inmate residents. However, since building has remained in possession of the security No forces, side talking. Please, considered no side talking. some more repair and renovations to make it 100% fit for utilization. The matter is examined for appropriate consideration, subject to the availability of the financial resources. Part B, yes sir. Part C, it is the fact that no compensation has been paid to the landowner so far as for determining the compensation amount payable. The acquisitions proceedings have already been initiated, which will be finalized as soon as sufficient funds for the purpose are available. The matter for arranging the requisite funds
for payment of compensation under active consideration, an amount of 40 lakhs approved under UT Capex budget 2023 have already been released, which is available with collector land acquisition SDM Mahor. However, SDM Mahor wide letter number dated itra had already has demanded additional funds amounting Rs 1.3 crores, total aggregating to Rs 1.70 crores for payment of compensation to the landowner under the right to fair compensation and transparency in land acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Matter is under examination for further necessary action. Part D. Since there is no staff sanctioned so far making the said hostels functional, the matter is under active consideration. Moreover, the matter for arranging additional funds amounting Rs 1.30 crore sought by the concerned collector land acquisition SDM Mahor is also under active consideration, and as soon as the requisite funds arranged, further necessary action shall follow accordingly. पूछे सवाल। सर, ये बड़ा घुमा फिरा के इसका जवाब दिया गया है। 10 साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है। एसडीएम साहब ने एक लेटर और निकाला हुआ है कि 10 साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है। रहा सवाल कि इसका स्टाफ नहीं है, उसके लिए जो भी इनका कोड फॉर्मेलिटीज वगैरह स्टाफ ने वहाँ पे एप्लीकेशन दी हुई है, उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं। फर्दर प्रोसेस बड़ा ढीला है। मैं चाहता हूँ कि मुझे मंत्री साहब बताएं कि ये इस फाइनेंशियल ईयर में ये वहाँ पे क्लासेस वहाँ पे एडमिशन होनी चाहिए सर, प्लीज। इनको सवाल जवाब देने दो आप। सर, मैं हाउस की जानकारी के लिए बताऊं कि टोटल हुई है 57 Gujarat Bakaral hostel in the state. Out of 57, 28 are functional. So, sir, out of 28, 17 hostels are sanctioned. Balance 41 unsanctioned, sir. For creation of post, proposal with finance डिपार्टमेंट को हमने ये भेज दिया है प्रपोजल इनकी सैंक्शन के लिए, जो हॉस्टल सैंक्शन नहीं है सर, क्योंकि 41 के करीब 41 हॉस्टल जो है वो सैंक्शन नहीं है। इसके लिए प्रपोजल जो हमने भेज दिया है, मोहर का हॉस्टल भी उसमें है। और मैं ये हाउस की जानकारी के लिए ये दूंगा कि हमारे पास टोटल जो मैंने बताया कि 57 में से 41 जो है वो सैंक्शन नहीं थे, जिसके लिए मैंने जो ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ फरमा रहे हैं वो हमने 41 का भेजा है, और उसमें मोहर भी है। पैसा जो इनका कंपनसेशन का था सर हमने दिया है, क्योंकि ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया कि 2014-15 में ये यहाँ काम शुरू हुआ था। बल्कि इनकी जानकारी के लिए मैं कहूँगा कि ये 2009 में इस पे काम शुरू हुआ था, और उसके लिए कुछ पैसा भी उस वक्त रिलीज किया गया था। हॉस्टल का काम मुकम्मल नहीं हो पाया, और फर्दर जो है 2016-17 में इसके लिए मजीद पैसा दिया गया, और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस को अकोमोडेशन के लिए दिया गया। अब हॉस्टल की हालत जो है वो बेहतर नहीं है, इसको ठीक कर रहे हैं सर, और आने वाले टाइम में मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये विश्वास दिलाऊंगा कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में यहाँ क्लासेस वगैरह लग जाएं, क्योंकि हॉस्टल की अभी रेनोवेशन करनी है, उसके लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए, जो पैसा हमें अरेंज करना है। और मैं ये गुजारिश करूँ कि स्टाफ ही हमारे पास नहीं है। एक पूरी स्टेट में सर ये एक लोकल इनिशिएटिव, और इस तरीके से क्योंकि इस ट्राइबल एरिया में एजुकेशन का जो एजुकेशन कम होने की वजह से ये सरकार ने क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए हॉस्टल वगैरह बनाए, और विद कोलैबोरेशन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट हम वहाँ से स्टाफ लेके बच्चों को तालीम वगैरह देते हैं। उसी तरीके से ये आगे चलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि इंटरनल एडजस्टमेंट पे ये हॉस्टल इनका चले और वहाँ क्लासेस वगैरह लगे। पूछिए आप, क्या आपको सर मैं बताऊं, सारा उन्होंने जो एप्लीकेशन वगैरह जैसे भी कोड फॉर्मेलिटीज थी अप्लाई कर दिया है। स्टाफ वो जो प्रोसेस उसका है उसको थोड़ा मेहरबानी करके थोड़ा स्पीड अप किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारे वहाँ एडमिशन हो सके। सर ये मोहर के बारे में सवाल है। मोहर, ये मोहर गुजर हॉस्टल मोहर नहीं, ओवरऑल नहीं आएगा, इसके पास जवाब नहीं है ओवरऑल। ये मोहर के बारे में बता रहे हैं।
तो वही मैं इसको ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को याद दिलाऊंगा। दैट्स माय क्या क्या दिलाएंगे सर। अनंतनाग के बॉय अब है ना अनंतनाग, माहौल से अनंतनाग, इसके पास जवाब नहीं है अनंतनाग का। डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना, 445 मिनिस्टर इन चार्ज हायर एजुकेशन। Queue number 445, the age of permanent resident of university professors is extended subject to the review of the review committee constituted by government order number 183, Jammu Kashmir Education, Higher Education Department of 2023, dated 3/7/2003, under the chairmanship of Chief Secretary with following composition: Vice Chancellor of concerned university, Administrative Secretary. मैडम ठीक है, सवाल पूछेंगे, पूछिए सवाल। सर मेरा कहना है कि जो एज है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जब भी कोई पे कमीशन आता है वो एज पे रिलैक्स लेता है कि भाई हर स्टेट अपने हिसाब से एम्प्लॉइज की एज फिक्स करती है। जैसे यूनिवर्सिटी की एज हिमाचल प्रदेश में 60 ईयर है, पीएयू में 60 ईयर, जम्मू कश्मीर में 62 थी। आप माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 65 है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 हैं जो हमारी उसमें 65 है। पर ये जो कंडीशनल एज बढ़ाई गई 62 से 65, इसमें बाइसनेस। जब आप सीधा 65 करो, इसमें क्या होता है, मैं 10 एग्जांपल दे सकता हूं जिसमें वाइस चांसलर्स विक्टिमाइजेशन करते हैं। कमेटी जरूर बनी है, केस वाइस चांसलर ने प्रेजेंट करना है वहां। एक स्क्वास्ट में यही आपका मैं एक बात सुनिए मेरी, मैं एग्जांपल देता हूं। नहीं एग्जाम्पल ठीक है, मैं सुनूंगा ना आपको। जो आप कह रहे हैं यही आपका सवाल है ना। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री? आप यही सवाल रिपीट कर रहे हैं जो आपने पूछा है, आप सप्लीमेंट्री बताओ। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं इसकी बिहाइंड स्टोरी क्या है सर। 1 मिनट देंगे तो देंगे, बोलूंगा नहीं तो रहने दूंगा। इसमें ऐसा है कि वाइस चांसलर केस प्रेजेंट करता है। एक कानून में फ्लॉज है, इसको चेंज करना चाहिए, मैं ये कहता हूं। इसमें क्या वाइस चांसलर प्रेजेंट करते हैं। एक स्क्वास्ट में एक इंचार्ज वाइस चांसलर है और प्रोफेसर एसके गुप्ता, उसका प्रोफाइल बड़ा हाई था, वीसी को लगा नहीं देनी, उसने उसको एक्सटेंशन नहीं दी। एक प्रोफेसर नंदा है, वो डायरेक्टर है सर, लास्ट में बोलता हूं, उसको इसने एक्सटेंशन नहीं दी। पर वो व्यक्ति को आईसीआर ने नॉर्थ जोन का केवी केस का चेयरमैन बनाया, वो उसको चेयरमैन बना रहे हैं। ये प्रोफेसर की एक्सटेंशन। नंबर 2, जिन लोगों को पढ़ाने के लिए एक्सटेंशन दी जा रही है उनको स्टैचुटरी पोस्टों पे बैठाया गया हुआ है। जो व्यक्ति जिसकी उस पोस्ट पे जिसने बैठना था, सपोज किसने डीन बनना था, लाइब्रेरी का हेड बनना था, एक्सटेंशन देके अपने आदमी को वहां बैठा दिया गया, वो आदमी वहां सफर कर रहा है। एक कानून फला है इसमें, मैं कह रहा हूं, जहां डायरेक्टली इसको 65 कर जाए और ये कंडीशन है बीच में से रिमूव की जाए। इससे विक्टिमाइजेशन है और उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन और साइकोफेंसी यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों में बढ़ी। इतना ही मैंने कहा। It is your suggestion. It is your suggestion. You should consider it. Now, Mr. Sajjad Shaheen साहब। पूछिए सवाल। AQ number 810. Now, Minister in charge Rural Development. AQ number 810, sir. जी। Part A, sir. During the current financial year 10337, लंबा है जवाब, बहुत लंबा है सर, बहुत। इसलिए we will treat it as read. Let him ask the question. सर बड़ा कॉम्प्रहेंसिव रिप्लाई है, लेकिन इसमें सर मैंने एक कॉलम डी पे एक सवाल पूछा था कि पिछले 2 साल में जो कार्रवाई रजिस्टर है उसमें आपके ग्राम सभा की मुझे डिटेल मैंने उसमें तलब की थी, लेकिन उसका गोलमोल जवाब दिया गया। और जो हमारी इतला है कि पिछले 2-3 सालों में ग्राम सभाएं ना होने के बराबर हुई हैं और घरों में बैठ के जीआरएस और बाकी लोगों ने ये प्लान जो है फार्मूलेट किए हैं। एक तो ये, और दूसरा सर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है एमजी नरेगा के बारे में वो ये है कि ये जब इसकी पॉलिसी फ्रेम की गई थी वो टेम्परेट जोन को नजर में रख के की गई थी, वhereas हमारे यहाँ जो है कोल्ड टेम्परेचर जोन है। और जब तक हमारे ये प्लान बनते हैं
इसके फंड एलोकेट होते हैं, तब तक हमारी जो लोग हैं वो बैरूनी रियासतों में, मौसम सरमा में माइग्रेट करने के लिए जाते हैं मजदूरी के लिए। मेरी ये राय है कि क्या हम एक सेपरेट डायरेक्टोरेट बना सकते हैं इसमें एनएचएम और आयुष की तरह, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम करें और एमजी नरेगा की जो काम है वो डिमांड बेस्ड काम हो जाए, ताकि सब ये हमारे जो स्नो बाउंड एरियाज हैं उनमें लोगों को जॉब मिल सके। और दूसरा सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई जॉब पॉलिसी है जो एमजी नरेगा में हमारे लोग काम करते हैं, क्योंकि हजारों लोग जो हैं वो एमजी नरेगा में इसके साथ एंगेज हैं, लेकिन उनके बेचारों का फ्यूचर जो है वो स्टेक पे। सर, जहाँ तक ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि जो इन्होंने इंफॉर्मेशन मांगी थी रिगार्डिंग ग्राम सभा के बारे में, वो इंफॉर्मेशन सर हमने इनको अवेलेबल करे हैं। इनके जो है फिजिकली नहीं कर पाए क्योंकि वो 2500 पेजों पे मुश्तमिल था सर, 2500 पेजों पे वो पूरी रिप्लाई थी, इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ वो उनको देना। इसलिए हमने कहा कि इनके ईमेल्स पे हम डाल देंगे वो पूरी इंफॉर्मेशन, वो मैं इंश्योर करवा दूंगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि सर ये जो पॉलिसी के ऊपर, चूंकि एमजी नरेगा सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो पॉलिसी फ्रेम कर दी, उन्होंने पॉलिसी फ्रेम करी है और उसी पॉलिसी पे हमें जाना पड़ता है और उसी पॉलिसी के जरिए उसी हिसाब से हम लोग को आगे चलना पड़ता है। और उसमें अगर इनकी सजेशन हम कोशिश करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने की ताकि हमें वो थोड़ी इसमें रियायत दे। और इनका ये कहना था कि जो एमजी नरेगा में जो लोग काम करते हैं सर, बेसिकली डिमांड ड्रिवन जॉब है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जितनी डिमांड आती है उसी हिसाब से, और लेबर कंपोनेंट है, मटेरियल कंपोनेंट है। बेसिकली मकसद यह है कि हर किसी को रोजगार मिलना चाहिए, खासकर रूरल एरिया में। मेरे ख्याल से एमजी नरेगा एक ऐसा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इस वक्त बड़ी शिद्दत से चल रहा है। इसमें कुछ दिक्कतें आई है, कुछ सालों से दिक्कतें आई है लायबिलिटी को लेके, मटेरियल को लेके या बाकी चीज़ों को लेके, पर कोशिश हमारी है कि हम इसको ठीक करें। दिलीप सिंह परिहार जी पूछे सवाल। AK आपका क्या 157 जस्ट अ मिनट। एफसी की जो पेमेंट्स लाइबिलिटीज है वो अभी तक पेंडिंग है और मटेरियल के पैसे इनके जॉब कार्ड होल्डर्स के पैसे हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस दफा इस सीजन इस फाइनेंशियल ईयर में उनकी वो लाइबिलिटीज क्लियर होंगी। सर, जैसे मैंने पहले कहा कि सही बात है, लाइबिलिटीज है 2018 से आगे लाइबिलिटीज 2017 को परकुलेट हुई है सर। वो उस वक्त ब्रीच हुआ था, 16-17 में ब्रीच हुआ था रेशो का, जिसकी वजह से पूरे डिवीजन में, जो पूरे वैली और जम्मू में, जो पूरे यूटी में जो है 386 करोड़ की लाइबिलिटी पाइल ऑन हुई है सर। उसके अलावा जो नॉर्मल हमारी जो वर्क ऑन जो लाइबिलिटी है वो मेरे ख्याल से 500 करीब है। इस जमीन में सर हमारे सेक्रेटरी साहब ने ऑलरेडी चिट्ठी लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनफैक्ट वो खुद भी गए, उन्होंने वहाँ मुलाकात भी की, जो कैबिनेट सेक्रेटरी है आरडीडी के, उसको इस बारे में जानकारी दी। मैंने भी अपनी तरफ से मिनिस्ट्री जो है आरडीडी का उनसे कम्युनिकेट किया है थ्रू